Hello and welcome to student. Welcome to YouTube channel. Today's topic of ring theory is unique factorization domain. Okay. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, एसोसिएट्स क्या होते हैं. ओके तो उन एसोसिएट्स का यूज हम आज के लेक्चर में यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन. ओके और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, UFD. ये हमारे पास क्या होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है. देखो इसके हमारे पास डेफिनेशन से ही हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, या फिर आप बोल सकते हो रिंग, कि रिंग में अगर हम एक एलिमेंट है A बिलोंगिंग टू द UFD, उसको लिखने का तरीका यूनिक हो. यानी अगर हमारे पास वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, ओके, तो हम उसको लिखें तो उसको लिखने का तरीका यूनिक हो, मतलब वो रिड्यूस ना हो रखा हो. हम किसी भी एलिमेंट्स को टू फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते. ओके और करेंगे तो एलिमेंट करेंगे तो जैसे मैंने बोल दिया कि A एलिमेंट है, इसको मैंने फैक्टराइजेशन करके लिख दिया B इंटू सी, और दूसरा मैंने A को दूसरे तरीके से लिख दिया E इंटू एफ. तो किसी ने बोल दिया कि ये भी इसको A को ऐसे भी लिख सकते हैं, A को ऐसे भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, B इज आइदर एसोसिएट टू E, आइदर B इज एसोसिएट टू F. ठीक है, B इज एसोसिएट टू E या फिर F, ये हो सकता है. और यह क्या हो सकता है, C इज एसोसिएट टू F या E. ठीक है, या E या F. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे अप टू एसोसिएट. लिखने का तरीका क्या हो, यूनिक हो, अप टू एसोसिएट. बोलने में ऐसा बोल लेंगे. तो द डेफिनेशन ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कंटेन्स टू पार्ट. ओके तो राइट डाउन द डेफिनेशन. एन इंटीग्रल डोमेन R is said to be unique factorization domain if. ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट कि एवरी नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट एलिमेंट ऑफ R इज इरिड्यूसिबल एलिमेंट. सबसे पहले तो या ये हो. ठीक है, एलिमेंट ऑफ R कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट. ठीक है, इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन R. मतलब जैसे मैंने ये लिख दिया A इज इक्वल टू B इंटू सी, तो जो B है, B इज इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन R हो, और जो C है वो हमारे पास इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन R हो. ये मतलब होता है. तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो, और सेकंड कंडीशन क्या हो कि जो लिखने का तरीका है वो हमारे पास यूनिक हो. ओके द फैक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट इज यूनिक. फैक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट इन R इज यूनिक अप टू एसोसिएट्स. ठीक है, ये हमारे पास जो सेकंड है वो मैंने अभी बता दिया कि A को मैंने मान लो ये लिख दिया B इंटू सी, या A को मैंने E इंटू एफ लिख दिया. किसी बच्चे ने बोल दिया कि मैंने A को ऐसे लिखा है, और किसी बच्चे ने बोल दिया कि A को मैंने ऐसे लिखा है. और जो A एलिमेंट है ये हमारे पास R का है, और R हमारे पास क्या है, UFD है. ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है. ओके तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि B है वो या तो E के साथ एसोसिएट है या F के साथ एसोसिएट है. दोनों में से किसी एक के साथ होगा, ये हमारे पास होगी. अभी मैं लिखूंगा वो नोट करके. C है वो आइदर E के साथ एसोसिएट होगा या F के साथ एसोसिएट होगा. ओके तो ये हमारे पास कंडीशन होगी. इसको हम लिख भी सकते हैं कैसे, जैसे
हम इसको लिख सकते हैं कि क्या कि ए एलिमेंट है किसका, आर का, आर हमारे पास यूएफडी है, ये हमारे पास क्या है गिवन है कि ये हमारे पास क्या है यूएफडी। तो किसी ने ए को लिख दिया ए इज इक्वल टू A1 A2 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है, A1 इंटू A2 एंड अप टू सो ऑन AR लिख दिया, सच दैट AI इज इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर। ओके, फिर किसी ने ए को दूसरे तरीके से लिख दिया ए इज इक्वल टू B1 इंटू B2 इंटू अप टू सो ऑन BS, और साथ में लिख दिया कि एवरी BI इज इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर। तो यहाँ से हमारे पास अगर ये UFD है तो यहाँ से पहली बात क्या हो जाएगी कि R है वो S के इक्वल हो जाएगा, देन R इज इक्वल टू S एंड AI इज एसोसिएट विद 1 BI, ठीक है। एक जो AI है वो हमारे पास एक B, अगर AI लिखा तो यहाँ पे BJ लिख लो कि अगर यहाँ पे किसी ने AI उठा लिया तो जो A को लिखने की जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है इन टू द फैक्टराइजेशन ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट, तो हर एक AI के कोरस्पॉन्डिंग एक BJ एग्जिस्ट करेगा सच दैट A इज एसोसिएट टू BJ। यहाँ पे आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि देखो ये हमारे पास क्या है AI BJ के हमारे पास क्या है एसोसिएट है, तो आप ऐसे सकते हो कि यहाँ से हमने AI उठाया तो AI इज इक्वल टू U इंटू BJ, और ये हमारे पास U का जाएगा U इज यूनिट एलिमेंट इन R, ठीक है, और R हमारे पास क्या है UFD, ठीक है, ये हमारे पास होगा। ओके, तो अब हम आज हम एग्जाम्पल भी करेंगे, कुछ रिंग स्ट्रक्चर को UFD प्रूफ करेंगे, और इससे पहले हमने जो 37th लेक्चर में यूक्लिडियन डोमेन किया था तो हमने वहाँ पे ये बोला था कि जो एवरी यूक्लिडियन डोमेन है वो प्रिंसिपल आइडल डोमेन होगी और एवरी प्रिंसिपल आइडल डोमेन है तो वो UFD होगी। यूक्लिडियन डोमेन इम्प्लाइज प्रिंसिपल आइडल डोमेन एंड प्रिंसिपल आइडल डोमेन इम्प्लाइज UFD यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन एंड यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन इम्प्लाइज इंटीग्रल डोमेन। ओके, तो ये हमारे पास था, और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था कि अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी तो UFD नहीं होगी, UFD नहीं होगी तो प्रिंसिपल आइडल डोमेन नहीं होगी, और प्रिंसिपल आइडल डोमेन नहीं होगी तो वो यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं होगी और फिर वो फील्ड भी नहीं बनेगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स थे। अब बेसिकली हम देखते हैं सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि शो दैट फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज यूनिक। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शो दैट फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज यूनिक इन Z, ठीक है, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो अब देखो 6 को लिखने के तरीके, 6 को कोई लिख सकता है 2 इंटू 3, ये लिख दिया उसने, ठीक है, और इसमें जो 2 एंड 3 आर इरिड्यूसिबल एलिमेंट, और जिसने इरिड्यूसिबल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो हमारे वो 31th वाली लेक्चर सीरीज अब वो देख सकता है, यानी इससे प्रीवियस लेक्चर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, उसमें मैंने अलग से इरिड्यूसिबल एलिमेंट पे पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवाया हुआ है, एज वेल एज प्राइम एलिमेंट पे भी करवाया। और वहाँ पे मैंने बोला था कि जो इरिड्यूसिबल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है वो हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जब करेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आर इरिड्यूसिबल एलिमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इरिड्यूसिबल एलिमेंट हो जाएंगे। और कोई बच्चा बोल देगा सर मैं 6 को ऐसे ही भी लिख सकता हूँ, 6 इज इक्वल टू -2 इंटू -3, तो यस लिख सकते हो, और जो -2 और -3 है वे भी हमारे पास इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, किसमें इन Z। तो यहाँ से आप देख रहे हो, इससे पहले 38 लेक्चर में हमने एसोसिएट की डेफिनेशन देखी थी, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 2 इज एसोसिएट विद -2, बिकॉज 2 करेंगे तो -2 करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी u की वैल्यू क्या होगी -1, और जो 3 है वो किसके साथ एसोसिएट है -3 के एसोसिएट। तो जो 6 की फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इज यूनिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अप टू एसोसिएट, ठीक है, यानी एसोसिएट के कोरस्पोंडिंग तो आप तो 2 तरीके से लिख सकते हो, लेकिन उसने डेफिनेशन में बोला है
कि जो द फैक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट इज आर इन आर इज यूनिक अप टू एसोसिएट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो 6 की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। अगर हमारे पास 6 की जगह मान लो यहाँ पे क्या होता, 30 होता। ठीक है, 6 की जगह क्या होता, 30। ओके, तो 30 को हम कैसे ले सकते हैं, 30 को 2 इंटू 30 को किसी ने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, और किसी ने लिख दिया 30 इज इक्वल टू -2 इंटू -3 इंटू -5। ठीक है, तो देखो 30 को लिखने के 2 तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। इन जेड की बात की है यहाँ पे। वैसे आप क्यों में करोगे तो आप कुछ भी फैक्टर करके, आप रेसिप्रोकल करके किसी भी नंबर का, रैशनल में तो आप 30 को बहुत से तरीके के साथ लिख सकते हो, लेकिन 38 लेक्चर में मैंने बताया था कि आप बेशक लिख दो, लेकिन वो यूनिक होगा अप टू एसोसिएट। क्योंकि यहाँ पे देखो किसी ने जेड में लिख दिया कि 30 को ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, लेकिन यहाँ से आप देखोगे कि जो 2 है, 2 इज एसोसिएट विद -2, 2 इसके साथ एसोसिएट है, और 3 -3 के साथ एसोसिएट है, और जो 5 है वो -5 के एसोसिएट है, और जो यहाँ पे u है वो -1 होगा तीनों के लिए, अगर आप एसोसिएट की डेफिनेशन लगाओगे। ठीक है, तो और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि -2 2 के साथ एसोसिएट है, -3 3 के साथ एसोसिएट है, और 5 है वो -5 के साथ -5 है वो 5 के साथ एसोसिएट है, और तब भी u की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको, -1 लेनी होगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट यू कैन फैक्टराइज 30 इनटू द ओनली यूनिक वे। ठीक है, तो 30 को फैक्टराइजेशन करने का हमारे पास यूनिक होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 की फैक्टराइजेशन यूनिक है। ओके, नेक्स्ट मैंने मान लो ये ले लिया। अब देखो ऐसे, ये तो हमारे पास एग्जाम्पल थे कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब हम कुछ रिंग को यूएफडी प्रूव करेंगे। जैसे जेड ले ली हमने, देखो जेड है, सबसे पहले हमने लिया जेड। अब हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे यहाँ पे, या क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप उनको, ये डेफिनेशन थी, आप कर सकते हो इसको। देखो क्वेश्चन है, शो दैट जेड इज यूएफडी। इससे पहले मैं रिजल्ट बता दूं आपको, यूक्लिडियन डोमेन है वो किसको इम्प्लाइज करता है, पीआईडी को, सॉरी हाँ पीआईडी को। ओके, और जो पीआईडी है वो यूएफडी को, यूएफडी है वो किसको करता है, इंटीग्रल डोमेन को। ओके, तो जेड है, जेड को हमने क्या शो किया था कि जेड इज यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, हमने शो किया था कि जेड इज यूक्लिडियन डोमेन इन लास्ट लेक्चर। ओके, कि जेड हमारे पास क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन होता है, और यूक्लिडियन डोमेन किसको इम्प्लाइज करता है, यूएफडी को, यानी पीआईडी को करता है, पीआईडी यूएफडी को करती है, तो आप ईडी है वो यूएफडी को इम्प्लाइज करेगा, एंड दिस इम्प्लाइज दैट जेड इज यूएफडी। तो ऐसे हम करेंगे। और किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर आप वो देख सकते हो कि जेड को हमने ईडी कैसे प्रूव किया था। ओके, तो वहाँ से आप ईडी की डेफिनेशन करके वहाँ से रिजल्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर इसमें इसी में अगर क्वेश्चन ये होता कि अगर फील्ड होता कि एफ इज ए फील्ड, एफ इज ए फील्ड, देन एफ इज यूएफडी, ये होता क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट हो जाता फील्ड। फील्ड है वो किसको इम्प्लाइज करती है, ईडी, ईडी किसको इम्प्लाइज करती है, पीडी, पीडी यूएफडी को। ठीक है, तो एफ अगर फील्ड है तो यहाँ से हमारे पास एफ हो जाएगा यूएफडी हो जाएगा। तो ये हमारे पास एज ए रिजल्ट आप इसको यूज कर सकते हो कि इफ़ एफ इज ए फील्ड देन एफ इज ए यूएफडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोई क्वेश्चन क्या हो सकता है कि शो दैट जेड आयोटा इज ए यूएफडी। ठीक है, जेड आयोटा क्वेश्चन हो सकता है कि शो दैट जेड आयोटा इज यूएफडी। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे इसका, बिकॉज जेड आयोटा इज ईडी, तो ये ईडी है। ठीक है, और ईडी है
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, UFD भी ये हो जाएगा। ओके, क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या हो सकता है, और कोई बच्चा पूछे ये ED कैसे है। ठीक है, जो Z है इसमें मैंने D की वैल्यू क्या थी ली, D वैल्यू। ठीक है, D वैल्यू फंक्शन हमने किया था, D की वैल्यू क्या ली थी इसमें, मोड फंक्शन ली थी। मोड फंक्शन करके ये हमारे पास क्या हो गया था, यूक्लिडियन डोमेन हो गया था। Z आइटा की बात करें तो Z आइटा में जो D वैल्यू ली थी वो D ऑफ x प्लस आयोटा वाई, इसकी वैल्यू क्या थी, x² प्लस वाई स्क्वायर। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग ED बन गई थी, और जो ED है यानी हमारे पास रिजल्ट था कि एवरी ED इज UFD। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। आप इसको अलग से लिख सकते हो कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है कि एवरी ED है वो हमारे पास UFD होती है। वैसे वो रिजल्ट मैंने वहाँ पे लिख भी रखा है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर RX, ठीक है, यानी F कोई फील्ड है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास रिजल्ट होता है कि इफ F इज ए फील्ड देन F ओवर X इज ED। तो सिमिलर वे पे हमारे पास क्या नेक्स्ट क्या रिजल्ट हो सकता है कि इफ F इज ए फील्ड देन F ओवर X। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, UFD हो जाएगा। बिकॉज ED है वो किसको इम्प्लाइज करता है, PID को, और PID UFD को। तो ये इस रिजल्ट से ये रिजल्ट फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि इफ F ऑफ X इज ED। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट हो सकता है कि इफ F ओवर X इज ED। तो अगर ये हमारे पास ED है, दिस इंप्लाइज दैट रिजल्ट होता है F इज ए फील्ड, और फील्ड होगा तो फील्ड किसको इंप्लाइज करता है, फील्ड UFD को इंप्लाइज करता है। तो इसके पैरेलल में रिजल्ट लिखूंगा, तो इफ F ओवर X इज ED दिस इंप्लाइज दैट F इज ए UFD। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट फॉलो होगा। देखो ये हमारे पास ये जो दो रिजल्ट है ऊपर, ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे तो इसी रिजल्ट से आए हैं ये। ठीक है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट पढ़ रखे थे तो इसके रिजल्ट के कोरस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया, तो ये नीचे वाले रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने पोलिनोमियल रिंग ओवर n सिंबल ये डिस्कस किया था। तो वहाँ से हमारे पास क्या था कि मान लो क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि QXY ये बोल दिया इज UFD। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नो, बिकॉज Q ओवर XY इज नॉट PID। बिकॉज इसके पास एक ऐसा आइडियल होता है जो टू डिफरेंट एलिमेंट से जनरेट होता है, और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, जो हमारे पास सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। तो यहाँ से उल्टा रिजल्ट लगा देंगे कि अगर हमारे पास वो PID नहीं है तो PID किसको इम्प्लाइज करता है, अगर PID नहीं है तो वो UFD भी नहीं है। ओके, तो वहाँ से वो रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इज नॉट PID एंड दिस इम्प्लाइज दैट नॉट UFD। तो QXY हमारे पास क्या नहीं हो जाएगा, UFD नहीं होगा, और UFD नहीं होगा तो ED भी नहीं होगा, और ED नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये हो R ओवर XYZ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट PID, और अगर PID नहीं है तो उल्टा रिजल्ट लगेगा, नॉट UFD, और UFD नहीं है तो नॉट ED। तो ये यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि R ऑफ XYZ, Q ऑफ XYZ, Q ऑफ XY, R ऑफ XY एंड अप टू सो ऑन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पे आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम जो बेसिक डेफिनेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि इरेड्यूसिबल एलिमेंट देखेंगे कि वो एसोसिएट है या नहीं है। तो ये तो हमारे पास रिजल्ट्स। अब कुछ और स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, वो देखो।
So the next question is z under root minus 3, z of under root minus 3 इज, सबसे पहले उसने ये पूछ लिया कि ये ED है नहीं है, ठीक है, या UFD है नहीं है, ये पूछ लिया होता। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें ये जो UFD है इसको ये दिखा देंगे कि UFD नहीं है। अगर UFD नहीं है तो ED कभी नहीं होगा। जब छोटे वाली चीज़ नहीं है तो बड़े वाली चीज़ हो ही नहीं सकती। ओके, तो इसको हम शो कर देंगे कि जो z अंडर रूट माइनस 3 है, z अंडर रूट माइनस 3 है, इज नॉट UFD। तो मतलब इसमें अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँगा और दूसरा, मतलब एक एलिमेंट ले लिया और उसके जो फैक्टर करने के तरीके हैं वो मैं 2 दिखा दूंगा, अप टू एसोसिएट। मतलब जो फैक्टराइजेशन है उस एलिमेंट की वो यूनिक नहीं होगी। और ऐसा एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, 4 ले लिया, 4 बिलोंगिंग टू z अंडर रूट माइनस 3, इसे ले लिया। अब देखो 4 को किसी ने लिख दिया 2 इंटू 2 एंड 2 इज इरिड्यूसिबल एलिमेंट इन z अंडर रूट माइनस 3, इसके अंदर इरिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। अब 4 को लिखने का एक तरीका और है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ओके, ये लिख दिया। बट यहाँ से देखो, बट 2 इज नॉट एसोसिएट विद 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा एंड 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, इसके को या फिर इसको अंडर रूट माइनस 3 भी, या ऐसे लिख सकते हो 4 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3, ऐसे लिख सकते हो, और 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज जो अंडर रूट माइनस 3 है वो अंडर रूट 3 आयोटा के इक्वल होता है। ओके, सो जस्ट ये लिखने का तरीका है। तो यहाँ से देखोगे कि आप 2 को यहाँ पे कोई यूनिट एलिमेंट कहाँ से आए, z अंडर रूट माइनस 3 में, और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे यूनिट एलिमेंट और यहाँ पे 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो या ऐसे u डज नॉट एग्जिस्ट, u डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दिस implies that factorization of 4 is not unique। और अगर मैंने एक ऐसा एलिमेंट दिखा दिया कि इसमें जो एक एलिमेंट है उसकी फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं है, ठीक है, यूनिक अप टू एसोसिएट, ठीक है, एंड दिस implies that z of अंडर रूट माइनस 3 इज नॉट UFD। और यही हमने शो करना था कि ये UFD है या नहीं है, और UFD नहीं है, दिस implies that नॉट ED, ठीक है, और दिस implies that नॉट PID, ठीक है, तो ये PID भी नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। दूसरा, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया होता मैंने, तो z ऑफ अंडर रूट माइनस 5 ये था, इज ED। तो इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। यहाँ से हमारे पास है, तो यहाँ से हमारे पास 21 एलिमेंट है, 21 एलिमेंट बिलोंगिंग टू z अंडर रूट माइनस 5। ओके, और जो 20 है उसको लिखने के तरीके 2 है। आप एक तो लिख सकते हो 7 इंटू 3, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा, दूसरा तरीका होगा 21 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा इंटू 4 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। ओके, तो ये तरीका है। और तो यहाँ से हमारे पास ये क्या है, 2 तरीके हैं। 7 इज नॉट एसोसिएट विद दिस, एंड 7 इज नॉट एसोसिएट विद दिस, और 3 है वो भी हमारे पास इसके साथ एसोसिएट नहीं होगा, ना ही तो 4 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा के साथ, और ना ही 4 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा के साथ। एंड द बाइट द डेफिनेशन ऑफ UFD, दिस स्ट्रक्चर z ऑफ अंडर रूट माइनस 5 या z ऑफ अंडर रूट 5 आयोटा डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रक्चर UFD। और अगर UFD नहीं है, ठीक है, तो PID नहीं है, और PID नहीं है तो AD भी नहीं है, और AD नहीं है तो हमारे पास वो फील्ड भी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे फॉलो करता है। ओके, तो इस एग्जांपल से हमारे पास ये हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मैंने यहाँ पे ये ले लिया होता z ऑफ अंडर रूट माइनस 11,
तो ये भी हमारे पास क्या नहीं होता, UFD नहीं होता। ओके, इसमें भी हमारे पास 11 को लिखने 15 है, 15 एलिमेंट लोगे यहाँ से, तो 15 को लिखने के तरीके हमारे पास क्या हो जाएंगे, z ऑफ √-11। दो तरीके हो जाएंगे। आप 15 को क्या लिख सकते हो, 3 × 5, और एक आप क्या लिख सकते हो 15 को 2 + √11 आयोटा। ओके, यानी 15 को 2 + √11 आयोटा इंटू 2 - √11 आयोटा, इन दो तरीकों से लिख सकते हो। ना ही जो 3 है वो 2 + √11 आयोटा क्या एसोसिएट है, वो जो 5 है वो भी हमारे पास इन दो एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एसोसिएट नहीं है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, z √-11 इज़ नॉट ए UFD, और अगर UFD नहीं है तो PID नहीं है, और PID नहीं है तो वो ED भी नहीं है। ओके, तो ऐसे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट हो गया क्या, तो इस कैलकुलेशन के साथ ही हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, हम उसको लिख देते हैं। रिजल्ट है फर्स्ट कि z ऑफ √-d इज नॉट UFD इफ d इज ग्रेटर देन 2, और दूसरा क्या है, z ऑफ √-d इज UFD इफ d इज इक्वल टू 1 और 2। ठीक है, इस रिजल्ट से आप कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ से आपने किया तो z ऑफ √-2, z ऑफ √-3, z ऑफ √-5, z ऑफ √-7, ठीक है, z ऑफ √-13, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉट UFD। इनमें पक्का एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसकी फैक्टराइजेशन यूनिक नहीं होगी। जैसे अभी हमने 3 स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, 3 स्ट्रक्चर में हमने देखा कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट हुज फैक्टराइजेशन इज नॉट यूनिक अप टू एसोसिएट, एंड दिस इंप्लाइज दैट ऑल द स्ट्रक्चर आर नॉट UFD। तो देखो यहाँ पे नोट है, अगर नॉट UFD तो सेम आप कर सकते हो, दीज स्ट्रक्चर आर नॉट ED, नॉट PID, ठीक है, नॉट फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास फील्ड नहीं बनाएंगे। ओके, आप यहाँ पे इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लगा सकते हो। ओके, कि अगर हमारे पास UFD नहीं है तो UFD नहीं है तो वो PID भी नहीं है, और PID नहीं है तो वो ED भी नहीं है, यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है। ओके, तो ऐसे आप यहाँ पे रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंड द लास्ट रिजल्ट हमारे पास कि इफ़ R इज UFD, लास्ट रिजल्ट है if R is UFD then Rx is UFD. Okay, if R is UFD then Rx is UFD। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होगा। ओके, प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल, हमारे पास रिजल्ट क्या था कि इफ़ R is ED then R over X is ED। तो ED है वो किसको इम्प्लाइज करती है, UFD को, UFD को इम्प्लाइज करेगी, तो जस्ट रिजल्ट हो गया। और अगर R UFD है तो RX हमारे पास क्या हो जाएगा, UFD हो जाएगा, जस्ट उससे छोटे वाला रिजल्ट है। ओके, तो ये था हमारे पास टॉपिक यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ओके, तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिंग थ्योरी के जो CSI नेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक हमारे पास कितना था, जो थ्योरी लेक्चर था रिंग थ्योरी का, वो सब हमने मोस्ट प्रोबेबली कवर कर लिया है। ठीक है, 39 लेक्चर हमें लगे हैं रिंग थ्योरी के सिलेबस को कवर करने में। ओके, कुछ क्वेश्चन भी करवाए हमने CSI नेट के ड्यूरिंग लेक्चर्स। अब हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो कवर करेंगे, और CSI नेट के एग्ज़ाम में रिंग थ्योरी के बेस्ड जितने भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम सब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हैं उनमें डिस्कस करेंगे।
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।